हेलो एवरीवन। आज है 29 नवंबर और जो आज के करंट टॉपिक रहेंगे जिसके अंदर पढ़ेंगे गरुड़ शक्ति के बारे में, साथ ही साथ नसीम अल बहर और गुरु तेज बहादुर के बारे में, और फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा गरुड़ शक्ति। इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस एंड इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस आर पार्टिसिपेटिंग इन 8th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज। तो दोनों कंट्रीज़ की जो स्पेशल फोर्सेस हैं बायलैटरल मरीन एक्सरसाइज के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उस एक्सरसाइज का क्या नाम है? गरुड़ शक्ति। कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है कारावान, जो कि इंडोनेशिया के अंदर है। 21 नवंबर 2022 को ये स्टार्ट हो गई थी। व्हाट इज़ गरुड़ शक्ति? तो इस एक्सरसाइज का मोटिव क्या है कि भाई जो दोनों स्पेशल फोर्सेस आर्मी है इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, कोऑपरेशन हो, इंटरऑपरेबिलिटी हो। मतलब कोई भी अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में, मतलब दोनों कंट्रीज़ से रिलेटेड अगर कोई टेररिज्म एक्ट हो जाए तो ये दोनों कंट्रीज़ की आर्मी मिलके उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके कोऑपरेट कर सके। सिग्निफिकेंस की तो बात करें तो यही है कि भाई जो ये जॉइंट एक्सरसाइज है विल फैसिलिटेट बोथ आर्मीज़ टू नो ईच अदर बेटर, कि भाई दोनों आर्मीज़ एक दूसरे को अच्छे से समझे, ठीक है। और जो अपने वाइड एक्सपीरियंसेस हैं, कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस हैं काउंटर टेररिज्म के अंदर, रीजनल सिक्योरिटी के अंदर, पीस कीपिंग ऑपरेशन है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर, तो एक दूसरे के साथ उसके अंदर साझा करें। द एक्सरसाइज इज़ येट अनदर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन ensuring cordial relation between the two countries and another step forward towards ensuring रीजनल सिक्योरिटी, कि भाई जो अपने अपने रीजनल सिक्योरिटी है ना उसको मेंटेन करने में भी ये दोनों आर्मीज़ एक दूसरे की हेल्प करें। और जो डिफरेंट अदर बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया की डिफरेंट कंट्रीज़ की के साथ में, तो वो भी देख लेते हैं। इसके साथ में ना जो भी आपका बायलैटरल एक्सरसाइज का जो टॉपिक है, मेरे को नहीं लगता कि फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने सब यहाँ पे लिख दिया है। मैत्री है इंडिया और थाईलैंड के साथ में होती है ना। इक्विरिन इंडिया और मालदीव्स के साथ में होती है। हैंड इन हैंड चाइना के साथ में। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के साथ में। देखो, मैत्री इंडिया और थाईलैंड, और मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के साथ में। हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के साथ में, ठीक है, मलेशिया। और कुरुक्षेत्रा इंडिया और श्रीलंका के साथ में। नोमैडिक एलिफेंट, सीधी सी बात है, एलिफेंट नोमैडिक, फिर क्या मंगोलिया याद आता है। शक्ति की बात करें तो इंडिया और फ्रांस। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के साथ में। युद्ध अभ्यास यूएस के साथ में। तो ये थी कुछ बायलैटरल एक्सरसाइजेज। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अपनी फसलों का बीमा आसानी से करवाएं, ठीक है। तो रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इन्होंने स्टेट किया है कि इट इज़ ओपन टू टेकिंग द प्रो फार्मर चेंजेस इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कि भाई जो रिसेंट क्लाइमेट क्राइसिस हुए हैं और जो टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी एडवांस हुई है ना टेक्नोलॉजी, हमने कितनी सैटेलाइट्स ऊपर भेजी है जिससे हम हर एक चीज़ के ऊपर निगरानी भी रख सकते हैं। तो उसको देखते हुए ना इस जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं सरकार के द्वारा। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। और कौन संभालता है, किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इससे पहले भी कुछ स्कीम्स थी जिसको इसने बाईपास कर दिया, ठीक है भाई। इसके आने के बाद उन स्कीम्स को बंद कर दिया। तो वो कौन सी स्कीम है? वो है, एक तो थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसको भी बंद कर दिया गया। और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसको भी बंद कर दिया गया। उसके बाद से इन दोनों की जगह एक स्कीम लेके आए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी शेयर क्रॉपर्स हैं या फिर टीनेट फार्मर्स हैं जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित इस बीमा के अंडर में जितनी भी सरकार ने जिन फसलों के नाम दे रखे हैं, अगर उनको वो उगा रहे हों, ठीक है, और उन फसल को उगाते समय कोई भी बीमारी की वजह से, पेस्ट की वजह से, या फिर क्या कहते हैं कोई भी नेचुरल कैलमिटी की वजह से अगर वो ख़राब हो जाती है तो उसका हर्जाना फिर कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, ठीक है। यहाँ पे वही सब बताया गया है। प्रीमियम की बात करें तो देखो, केवल 2% पेड किया जाएगा फार्मर के द्वारा, जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित प्राइस होगा, ठीक है। और खरीफ क्रॉप के लिए, और जो रबी क्रॉप के लिए 1.5%।
और जो भी कमर्शियल क्रॉप है जो बेचने के लिए या फिर है ना बोई जाती है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, उनका प्रीमियम केवल 5% रहेगा। और जो प्रीमियम की लिमिट्स हैं कि कैसे शेयर की जाएंगी, 50-50 स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीमियम का 90% ले जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट 10%। अपर लिमिट सब्सिडीज़ के अंदर कुछ है नहीं। इवन इफ़ द बैलेंस प्रीमियम इज़ 90%, इट विल बी बोन बाय गवर्नमेंट। तो ये सब एक बार को देख लेना। स्कोप की बात करें तो देखो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऐसी लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर किसका है? एग्रीकल्चर का है। तो जितने भी किसान हैं इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। एवरेज 5.5 करोड़ हर साल, ठीक है, इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसके अंदर एनरोल करते हैं। और थर्ड लार्जेस्ट है टर्म ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, कि भाई जिस मतलब अभी इसके अंदर एनरोल करना है तो फार्मर को कुछ पैसा सरकार को देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से भी सबसे थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली स्कीम है ये। जो ये सीज़न रहे 2018, 17 और 19 के, उस टाइम पे वेदर की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कई स्टेट्स के अंदर तो पूरी की पूरी फसल ख़राब हो गई। तो वहाँ पे एवरेज 100% से ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रीमियम कलेक्ट किए गए। मतलब सरकार ने जो भुगतान किया था फसल ख़राब होने के बाद में, तो किसानों को उसका पूरा पैसा मिल गया था। अभी ये रिसेंट चेंजेस क्या किए गए, देखो जब इसको स्टार्टिंग में लागू किया गया था ना, उस टाइम पे क्या कहा गया था कि जितने भी फार्मर्स जिन्होंने लोन ले रखे सरकार से, तो उन फार्मर्स को इस स्कीम के अंदर एनरोल करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था सरकार का उस टाइम पे मैंडेटरी कि भाई आपको करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। लेकिन 2020 के बाद में सेंटर ने इसमें चेंज कर दिए कि भाई ये आपके लिए ऑप्शनल है, किसी को चाहिए तो बीमा करवा लो, अगर नहीं चाहिए तो मत करवाओ, ठीक है। और जो प्रीमियम सब्सिडी की बात करी गई फरवरी 2020 के अंदर, तो सेंटर ने डिसाइड किया कि जो अनइरीगेटेड एरिया वहाँ पे 30% सब्सिडी मिलेगी, और जो इरीगेटेड एरिया जहाँ पे पानी वगैरह सुचारू रूप से लगता है वहाँ पे सब्सिडी 25% दी जाएगी। और इस पूरे सिस्टम के अंदर जो कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी उसका सहारा लिया जाता है, एक तो विंड सिस्टम का। विंड क्या है? वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम। और उसके बाद यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि येस्टेक। फिर कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द क्रॉप, इसको बोला जाता है क्रॉपिंग, ठीक है। अब मान लो किसी की फसल ख़राब हो जाती है, तो पहले वहाँ की फ़ोटो ली जाती है उस खेत की कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में ख़राब हो रखी है इस खेत की फसल, ठीक है। और जितना नुकसान होता है उसके हिसाब से पैसा डिसाइड किया जाता है। और ये फ़ोटो इसलिए ली जाती है कि भाई ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, कि भाई किसी के साथ कोई किसी भी तरह की धांधली ना हो। अब बात करते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं इस स्कीम से रिलेटेड। तो पहला तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑन द स्टेट्स। अगर मान लो कि कहीं पे भी फसल ख़राब हो जाती है तो पैसे मिलते कम हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट को देने ज़्यादा पड़ते हैं फिर। तो एक तरह से ये एक्स्ट्रा बोझ भी बढ़ गया स्टेट के ऊपर, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि भाई जो स्टेट है ना, टाइमली ये पैसे पे नहीं कर पाती इंश्योरेंस के जितने भी आते हैं। अब अगर किसान ने इंश्योरेंस की स्कीम ली है, उसकी फसल ख़राब हो गई और आप उसको करीबन 4 सीज़न जाने के बाद पैसे दे रहे हो, तो कोई मतलब नहीं बनता। फिर क्लाइमेट सेटलमेंट इश्यूज़, मैनी फार्मर्स आर डिससेटिस्फाइड विद द बोथ लेवल ऑफ कंपनसेशन एंड डिलेज इन सेटलमेंट। तो वही बात है ना कि भाई जो सेटलमेंट है उसके अंदर काफ़ी डिले हो जाता है। द रोल एंड पावर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इज सिग्निफिकेंट। In many cases, it did not investigate the loss due to localized calamity and therefore did not pay any claim। तो यहाँ पे क्या है ना, जो लोन कंपनीज है जिनको सरकार ने एक्वायर कर रखा है, तो वो जाके देखती है कि कितना नुकसान हो रखा है, फिर वो वहाँ पे बहाने बना देती हैं कि भाई नहीं, ये तो है ना मौसम की वजह से नहीं हुआ, ये कोई, ठीक है, कोई जानवर वगैरह उनकी वजह से ही नुकसान हुआ है आपका, और इसका पे हम नहीं करेंगे। मतलब वो पैसे देने से बचते हैं बहाने लगा के। तो उस वजह से भी काफ़ी फार्मर्स को इसका लॉस होता है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़, कि भाई इस इंश्योरेंस कंपनी है ना, इसके अंदर कोई वो नहीं दिखाती, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं दिखाती बिडिंग के अंदर, ठीक है। अब जिसको अगर ये स्कीम का फ़ायदा उठाना है, मतलब जो कंपनी इसको लागू करना चाहता है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है? पहले बिड करनी पड़ती है। तो कोई कंपनी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती इन जैसी स्कीम्स के अंदर। अब बात करते हैं नसीम अल बहर।
इंडियन नेवल शिप त्रिकंत और INS सुमित्रा, और साथ ही साथ मरीन टाइम जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है हमारा डोर्नियर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया 13वें एडिशन किसके, नसीम अल बहर। ये एक तरह की मरीन एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर हमारे जो ये त्रिकंत तो है जो पानी वाला जहाज़ है, ठीक है, जो लड़ाकू जहाज़ है पानी का, तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर काफ़ी तरह के वाइड रेंज ऑफ वेपन्स हैं, सेंसर्स भी लगे हुए हैं, और इंडियन नेवी का जो वेस्टर्न फ्लीट है उसका ये पार्ट है, जो कि कहाँ पे बेस्ड है, मुंबई के अंदर। INS सुमित्रा एक मल्टी रोल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो कि ईस्टर्न फ्लीट का पार्ट है, जो कि कहाँ पे बेस्ड है, विशाखापट्टनम में। नसीम अल बहर है क्या, एक तरह की मरीन बाइलेटरल मरीन एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच में। और ये कब से कब तक स्टार्ट थी, ये 19 नवंबर से लेके 24 नवंबर 2022 तक इसको किया गया था। मतलब ये जो पूरी एक्सरसाइज चली थी कहाँ पे चली थी, ओमान के कोस्ट पे, ठीक है। और इसके 3 फेज़ थे, पहला तो हार्बर फेज़, फिर सी फेज़, फिर डीब्रीफिंग। जो पहली इंडिया और जो ये रॉयल नेवी ऑफ ओमान है, इनकी जो पहली एक्सरसाइज कब कंडक्ट हुई थी, 1993 के अंदर, और अभी इसको पूरे 30 साल पूरे हो गए। सिग्निफिकेंस तो क्या है, वही है कि भाई फ्रेंडली रिलेशन बनेंगे, और जो कॉमन कल्चर वैल्यूज़ है उसके अंदर भी इजाफा होगा, और दोनों जो नेवल एक्सरसाइज है इनसे आपस में हम दोनों देशों को अपनी अपनी स्ट्रेंथ का भी पता लग जाएगा, और जो भी बायलेटरल टाइज़ है तो वो भी काफ़ी मजबूत होंगी। और जो दूसरी बायलेटरल मरीन एक्सरसाइज है वो कौन सी है उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मरीन एक्सरसाइज का बात करा जा रहा है, ठीक है। और जो हमने पहले देखा था, वेट निकाल दूँ, ये है मिलिट्री एक्सरसाइज। ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, और जो अभी पढ़ेंगे वो है बायलेटरल मरीन एक्सरसाइज। मरीन एक्सरसाइज में थाईलैंड के बीच में जो होती है इंडो थाई कॉरपेट, उसको बोला जाता है इंडो थाईलैंड कॉरपोरेशन पेट्रोल। इंडोनेशिया में समुद्र शक्ति, सिंगापुर में सिंगापुर इंडिया मरीन बायलेटरल एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, सिम्बेक्स बोला जाता है। कतर के साथ जहर अल बहर इस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में बेंगो सागर एक्सरसाइज। श्रीलंका के साथ में जो होती है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज यानी कि स्लाइनेक्स। जापान के साथ में जिमैक्स, और साथ में एम्पेक्स मरीन पार्टनरशिप एक्सरसाइज। फ्रांस के साथ जो होती है उसको बोला जाता है वरुणा। और जो अब हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया, गुरु तेज बहादुर, ठीक है। अभी इनकी इनका शहीदी दिवस हुआ था 24 नवंबर को, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो गुरु तेज बहादुर ने, ये थे 9th गुरु सिख के, ठीक है, जो कि मुगल्स के जो फोर्सिबल कन्वर्जन, जो हिंदुओं को मुस्लिम के अंदर कन्वर्ट करते थे, मतलब उनकी इच्छा से अपोजिट होके, ठीक है, कि भाई उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको कन्वर्ट करते थे, तो उसके ख़िलाफ़ गुरु तेज बहादुर खड़े हो गए थे कि भाई ऐसा नहीं होने देंगे। और ये सिख के 9th गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1621 को, किनके यहाँ, माता नानकी और गुरु हरगोविंद, जो कि सिख गुरु थे उस टाइम पे सिख के। और इन्होंने अपनी एक आर्मी रेज कर दी थी किनके खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ, ठीक है। और जो वॉरियर सेंट है, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने लेके आए थे। एज ए बॉय तेज बहादुर वॉज कॉल्ड इट त्यागमल। जब ये बच्चे थे तो उस टाइम पे इनको त्यागमल के नाम से जाना जाता था। और ये 9th सिख गुरु थे, ये तो मैं बता ही चुका, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता था, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी बाय सिख, यानी कि सृष्टि दी चद्दर। ही इज़ आल्सो नोन एज ग्रेट टीचर। गुरु तेज बहादुर वॉज आल्सो एक्सीलेंट वॉरियर, थिंकर, पोइट एंड who wrote detailed description of nature of God, mind, body and physical attachment among other things and spiritual। जब ये 13 साल के थे तो उस टाइम पे ये इन्होंने खुद को एक बैटल में, मतलब ये बैटल लड़ाई लड़ने चले गए थे किसके खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ में, ठीक है। और इनके जो इनकी राइटिंग्स है, जितनी भी पोइट्स वगैरह हैं, उनको कहाँ पे भी देखी जा सकती है, वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी, इन द फॉर्म ऑफ 160 पोइटिक हाइमन्स। ही वॉज आल्सो एन एविड ट्रेवलर्स, भाई ट्रैवलिंग में भी काफ़ी वो रखते थे, ठीक है। और हर जगह प्रीचिंग भी करते थे। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कई जगह इन्होंने प्रीचिंग की हुई है। ड्यूरिंग वन सच मिशन ही फाउंडेड अ टाउन ऑफ
चकनान की इन पंजाब। पंजाब के अंदर एक चकनान के नाम से इन्होंने एक टाउन का गठन किया था, जिसको बाद में किस नाम से जाना गया, पंजाब के अनंतपुर साहिब। 1675 के अंदर गुरु तेज बहादुर को एग्जीक्यूट कर दिया गया दिल्ली के अंदर, किसके ऑर्डर्स पे, मुग़ल एम्परर औरंगजेब के ऑर्डर पे। तो ये थी आज की क्लास, बताइएगा कैसी लगी। कोई भी सुझाव सजेशन हो कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। और हाँ, मतलब काफ़ी दिन से वॉइस का इशू आ रहा है कई बच्चों को, तो बोल रहे हैं, तो डोंट वरी, 1-2 दिन के अंदर वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरे माइक के अंदर थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो उसका तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आने वाली शायद 3-4 क्लास के बाद में वो भी इशू ठीक हो जाएगा। बाकी कोई और सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।